ठीक है, इसके बाद बताती हूँ कंडक्टिव पाथवे एंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, अब नर्व इम्पल्सेस जो है वो ना कार्डियक साइकिल पढ़ाऊँगी ना, वो लास्ट में पढ़ाऊँगी, जो कि उसमें ना हमें पता चलेगा कि ना पहले ना एट्रियल कंट्रैक्ट होता है, फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या ठीक है, उसमें इसके अलावा ठीक है, अब कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ूंगी। कार्डियक साइकिल ना मैंने ना फिरदौस में से भी पढ़ूंगी और उसमें से भी, गाइटन में से भी, बट फिरदौस की जो है ना वो ना अरेंजमेंट बहुत अच्छी दी हुई है, इस वजह से जो है ना मैं ना फिरदौस में से पढ़ रही हूँ। इसके अलावा ऐड करूँगी गाइटन की चीज़ें। ठीक है, इसमें क्या है कि ना फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल कितने होते हैं। कार्डियक साइकिल क्या होती है, 1 हार्ट बीट से, ये मैंने लिखी हुई है फिर गाइटन की लाइन्स। कार्डियक साइकिल क्या होती है, इवेंट्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 1 हार्ट बीट टू द सेकेंड हार्ट बीट जो है ना वो ना कार्डियक साइकिल कहलाती है। ठीक है, अब कार्डियक साइकिल के 2 फेजेस होते हैं। कौन से 2 फेजेस होते हैं, एक डायस्टोल होता है, दूसरा सिस्टोल होता है। ठीक है, अब डायस्टोल में क्या होता है कि पहले क्या आती है कि ना पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन डायस्टोल कहलाती है। इसमें पहले क्या आती है, आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन आती है। ठीक है, आइसोवोलेमिक या आइसोवैटमिक मेट्रिक रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, अब जब भी जो भी पढ़ूंगी उसमें पहले प्रेशर के बारे में पढ़ूंगी कि वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होगा, उसके बाद उसमें क्या होगा। ठीक है, इसमें वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर, इसमें मैंने ये फिरदौस में प्रेशर्स नहीं लिखे हुए, तो मैंने ये ना नोट्स में लिखे। इसमें वेंट्रिकल का प्रेशर जो ना 80 to 0 जो ना प्रेशर डिक्रीज़ होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 80 to 0 प्रेशर होता है। ठीक है, 80 to 0 प्रेशर डिक्रीज़ होता है। अब ये डिक्रीज़ के वक्त क्या होता है कि ना सिर्फ प्रेशर डिक्रीज़ होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा होता है, इसलिए इसको आइसोवोलेमिक बोलते हैं। ठीक है, मतलब सेम वॉल्यूम। इसके अलावा इसमें ये है कि ना इसमें वॉल्स भी नहीं खुले होंगे, इसलिए वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ठीक है, अब डायस्टोल में होगी आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन हो गई, जिसके वक्त वॉल्यूम चेंज नहीं होगा लेकिन प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज। अब रिलैक्सेशन, अभी कैसे पता चलेगा कि प्रेशर चेंज डिक्रीज़ में जाएगा इंक्रीज़ में जाएगा, कि रिलैक्सेशन है मतलब प्रेशर डिक्रीज़ में जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड होगी फेज़ क्या होगा कि ना पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। रैपिड फिलिंग क्या होगा कि ना इसमें क्या होगा, आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन के वक्त जो है ना एट्रिया भी जो है ना वो ना फिल हो रहे होंगे। ठीक है, अब पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स में क्या होगा कि ना अब इसमें प्रेशर जब ना प्रेशर 82 प्रेशर के बारे में बताएंगे कि 80 to 0 क्या। ठीक है, आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन में अब 0 से जब क्या कम होता है तो क्या होता है कि ना वॉल्स खुल जाते हैं, एवी वॉल्स। ठीक है, एवी वॉल्स जब खुलेंगे तो पहले क्या होती है, पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग होती है। अब इसमें क्या होगा कि ना बगैर किसी सिस्टोल के, एट्रियल के सिस्टोल के, एट्रिया से ब्लड जो है ना वेंट्रिकल में जाता है, जिसको रैपिड फिलिंग बोलते हैं, रैपिडली जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट 1/3 में होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो ना फर्स्ट 1/3 में रैपिड फिलिंग होती है, फिर मिडिल 1/3 में क्या होती है, डायस्टेसिस। डायस्टेसिस किसको बोलते हैं, नॉर्मल फिलिंग को बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी एट्रिया कंट्रैक्ट नहीं होती, नॉर्मल फिलिंग हो रही होती है। उसके बाद चौथा फेज़ क्या होता है, चौथा फेज़ होता है ये दोनों रैपिड फिलिंग और डायस्टेसिस, नॉर्मल फिलिंग मिलकर 80% जो है ना वो ना फिलिंग जो है ना वो वेंट्रिकल की, ये दोनों कर लेते हैं। उसके बाद एट्रियल सिस्टोल होती है। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है कि ना एट्रिया कंट्रैक्ट होता है। ठीक है, एट्रिया कंट्रैक्ट होगा जो कि 20 to 30% इसकी वजह से फिल। ठीक है, इसमें क्या होगा, एट्रियल सिस्टम में 20 to 30 ब्लड जो है ना वो ना 20 to 30 फिलिंग होगी, वेंट्रिकल सी % फिलिंग होगी एट्रियल सिस्टोल के वक्त। और एट्रियल सिस्टोल में किस में होगा, लेट 1/3 में होगा। और इसमें क्या होगा कि ना प्रेशर इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा, एट्रियल सिस्टोल से प्रेशर इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ना 0 प्रेशर था, 0 mmHg, अब 0 mmHg जो ना प्रेशर इंक्रीज़ होगा। और ठीक है, अब इसमें मैंने प्रेशर जो ना वो ना मैंने ना वो लिखे थे। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के इसके जब एट्रियल कंट्रैक्शन होती है तो ना लेफ्ट एट्रियम का कितना होता है प्रेशर, 0 to 3 mmHg। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट हो रहा होता है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम जब कंट्रैक्ट हो रहा होता है और तो वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो होता है, ब्लड भरने की वजह से उसका प्रेशर इंक्रीज़ होता है, जिसकी बोलता है 7 mmHg या 5 mmHg या 7 mmHg तक जाता है। तो जब ये 7 या 5 mmHg हो जाते हैं ना तो ना एवी वॉल्स बंद हो जाते हैं, बिकॉज प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। अब एट्रियम से वेंट्रिकल का प्रेशर कम है। ठीक है, वेंट्रिकल का प्रेशर जो है ना एट्रियम से ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से एवी वॉल्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब एवी वॉल्स बंद हो गए। अब ये एवी वॉल्स बंद होने की वजह से क्या होगा, पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे बोलते हैं S1। ठीक है, तो मतलब एट्रियल कंट्रैक्शन के बाद एवी वॉल्स बंद हो गए।
अब जो ना पहला फेज़ कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसमें पहले फेज़ में क्या था, आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन था, फिर रैपिड फीलिंग की फेज़ था, फिर डायस्टेसिस था, उसके बाद एट्रियल सिस्टोल था। अब सिस्टोल पढ़ेंगे। सिस्टोल में क्या होगा, पहले आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन होगी। क्या होगा कि ना हमने ना इसमें क्या पढ़ा था कि यहाँ पर वेंट्रिकल का प्रेशर कितना था, इसमें वेंट्रिकल का प्रेशर था 7 mmFHg। अब 7 mmFHg से लेकर 80 mmFHg तक जो ना ये जो ना वो ना आइसोवोल्यूमिक रिलैक्से कंट्रैक्शन की स्टेट में रहेगा। मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सारे वॉल्व्स बंद होंगे। अब जब 80 mmFHg तक चला जाएगा तो फिर क्या होगा कि 80 mmFHg से इंक्रीज़ होगा तो ना कौन से खुलेंगे, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स खुलेंगे। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स खुलेंगे तो ये देखो स्लाइटली अबव 80 mmFHg से जो ना वो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स खुलेंगे। और क्या होगा कि ना पीरियड ऑफ इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पीरियड ऑफ इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आयोटिक और पल्मोनरी वॉल्व्स खुलेंगे और जो ना ब्लड जो ना एम्प्टी होगा, ठीक है। अब इजेक्शन दो तरीके की होगी पीरियड ऑफ इजेक्शन, एक तो रैपिड इजेक्शन होगी और दूसरा स्लो इजेक्शन होगी। रैपिड इजेक्शन में क्या होगा कि 70% जो ना वो ना इजेक्शन होगी, जिसमें स्लो इजेक्शन जो ना लास्ट 2/3 में होगा और वो 30% जो ना वो ना फिलिंग होगी, ठीक है। सॉरी इजेक्टिंग होगी, फिलिंग नहीं होगी, इजेक्शन होगी, ठीक है। तो 70% रैपिड इजेक्शन होगा और 30% जो ना वो स्लो इजेक्शन होगा, ठीक है। जैसे उसमें क्या था, उसमें 80% जो ना वो ना फिलिंग जो ना वो रैपिड थी और इसमें और 20 to 30% जो ना स्लो फिलिंग थी। और इसमें 70% जो ना इजेक्शन होगा रैपिड और 30% जो ना इजेक्शन होगा। और प्रोटोडायस्टोल क्या होता है, प्रोटोडायस्टोल लास्ट में पढ़ूंगी जब फिरदौस के में पढ़ूंगी, फिरदौस का रिव्यू लूँगी। ये जनाब ये ना वेंट्रिकल कार्डिक साइकिल पढ़ ली, अब ये पढ़ूंगी क्योंकि मुझे कार्डिक साइकिल बतानी है। एट्रियल प्रेशर कर्व्स कौन से होंगे, एक सी वेव होगा, दूसरा ए वेव होगा, सी वेव होगा, वी वेव होगा। ए वेव कब होती है, जब एट्रियल कंट्रैक्शन होती है। सी वेव कब होगी, जब ए वी वॉल्स बंद होंगे। जब ए वी वॉल्स बंद होंगे तो ना बैक फ्लो की वजह से थोड़ा सा बैक फ्लो होगा, जिसकी वजह से एट्रियम में थोड़ा सा ब्लड पीछे जाएगा और जो ना वो ना एट्रियम का जो ना वो ना प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से सी वेव बनेगा। वी वेव किसकी वजह से होगा, जब ए वी वॉल्स बंद होंगी और एट्रियम में ब्लड रिजर्व होगा, ब्लड आएगा, जिसकी वजह से पीछे से वीना कावा वगैरह से, ठीक है। और सॉरी पीछे से एट्रियम में जो ना ब्लड आएगा वीना कावा से वगैरह से आता है सेम, हाँ। तो ना पल्मोनरी वेन से और उसमें से आएगा तो ना एट्रियम में जैसे ब्लड आएगा तो ना वो जो ना वो ना प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वी वेव बनता है, ठीक है। अब क्या होगा कि ना मैंने ना ये कार्डिक साइकिल बतानी है। कार्डिक साइकिल में सबसे पहले ग्राफ कौन सा देखूंगी, एक ये जो नीचे ब्लू जो ना उससे बनी हुई है ना, नीचे जो ब्लू वाली है, ऊपर वाली मार्कर वाली ब्लू नहीं, नीचे जो लाइन बनी हुई लाइट ब्लू के साथ, वो एक दिन देखनी है। और ये वाली, ठीक है। तो ये क्या है, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम का ग्राफ है। और ये जो नीचे वाला ब्लू वाला जो है ना, क्योंकि उसके ऊपर वाला एट्रियल प्रेशर का ग्राफ है, नीचे वाला वेंट्रिकुलर प्रेशर का ग्राफ है, ठीक है। अब मैं हर स्टेप के साथ जो है ना वो ना ग्राफ को बताऊंगी। पहला स्टेप जो है ना यहाँ से स्टार्ट है ग्राफ, पीरियड और रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है, या आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन से शुरू करती हूँ। पीरियड ऑफ आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन से स्टार्ट है, ठीक है। अब पीरियड ऑफ आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन ये है, ठीक है, जिसमें जो है ना वो ना वो सॉरी आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन जो है ना वो ना प्रेशर बढ़ाएंगे, तो वो बाद में बताऊंगी। स्टार्ट करूंगी रैपिड फिलिंग से। रैपिड फिलिंग में क्या होगा, प्रेशर कितना होता है 0 mmFHg वेंट्रिकल का, ठीक है। और क्या होता है रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स में, क्या होता है कि ना बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है, वेंट्रिकल्स का, लेकिन 0 mmFHg होता है, ठीक है। तो क्या होगा इस ग्राफ में कि ये जो ना वो ना 0 mmFHg है, लेकिन वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये रैपिड फिलिंग भी है और उसके बाद डायस्टेसिस भी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा कि ना वेंट्रिकल का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है, जब मैंने जैसे बताया 7 या 5 mmFHg की तरफ जाता है, जो कि एवी वॉल्स को क्लोज करवाएगा, ठीक है। अब इसमें दिखाऊंगी कि ना ये यहाँ तक जो है ना वो ना फर्स्ट ये जो ना वो ना रैपिड फिलिंग एंड नॉर्मल फिलिंग तक है। उसके बाद जो ना वो ना एट्रियल का जो ना वो ना एट्रियल सिस्टोल होगी, जिसकी वजह से वेंट्रिकल का थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड आ गया ना, थोड़ा वेंट्रिकल का बढ़ेगा, तो ये थोड़ा सा ग्राफ ऊपर, या पहले प्रेशर वाले ग्राफ में हर चीज़ देखती हूँ, फिर वॉल्यूम वाले ग्राफ में, ठीक है, उसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज़ ही होता है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है एट्रियल सिस्टोल होगी, उसके बाद होती है पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन, मतलब जिसमें वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर देखती हूँ कि प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ तक, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ तक, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है, ये वॉल्यूम सेम रहेगा। तो ये क्या है, ये हो गया थर्ड स्टेप, ठीक है। तो ये था रैपिड फिलिंग एंड नॉर्मल फिलिंग वन स्टेप, एट्रियल सिस्टोल सेकंड स्टेप, थर्ड ये हो गया, ठीक है। फोर्थ है पीरियड ऑफ इजेक्शन है, ठीक है। तो पहले रैपिड इजेक्शन फिर स्लो इजेक्शन। किस में आएंगे कि ना, रैपिड इजेक्शन के वक्त क्या होता है कि ना प्रेशर इंक्रीज़ होती है 120 mmHg तक जाती है। तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा 80 से 120, ठीक है, ये 120 है, ठीक है। रैपिड इजेक्शन होगी, ठीक है, और वॉल्यूम इसमें क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ ये रहा, ठीक है। उसके बाद स्लो इजेक्शन में क्या होगा कि 120 से 80 की तरफ जाएगा और इसमें और भी वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, ऐसे ये रहा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ना ये इजेक्शन हो गए, ठीक है। इजेक्शन के बाद फिर से जो ना मैं कह रही थी ना आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन बाद में बताऊंगी, यही था कि आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन हो गई। आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन में क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होगा 80 से 0 mmHg तक, ठीक है, ताकि एवी वॉल्स खुल सके। लेकिन इसमें क्या होगा कि ना, और ना लेकिन इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है कि ना, ये रहा आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, ये यहाँ पर तक छोड़ा था ना 80 mmHg नॉर्मल फिलिंग तक। अब ये जो ना डिक्रीज़ होगा, आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन होगी, प्रेशर डिक्रीज़ होगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ये रहा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो ये सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से जो है ना वो ना पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग हो जाएगी। पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग में वेंट्रिकल का प्रेशर सेम रहेगा, 0 mmHg रहेगा, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई ग्राफ वेंट्रिकुलर प्रेशर का, और ये ऐसे है। वेंट्रिकुलर का प्रेशर का ग्राफ कैसे होता है, पहले सीधा आता है, फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है एट्रियल सिस्टोल की वजह से, फिर ऐसे जाता है, ठीक है, और फिर सीधा जाता है, ठीक है। और मैं बताती हूँ, ये ऐसे जाता है रैपिड फिलिंग और नॉर्मल फिलिंग की वजह से, एट्रियल सिस्टोल की वजह से जाता है। फिर एट्रियल सिस्टोल के बाद ये जो ना एट्रियल सिस्ट वो आइसोवॉल्यूमिक की कंट्रैक्शन की वजह से जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्री इजेक्शन, ठीक है, रैपिड इजेक्शन, और फिर नॉर्मल इजेक्शन की वजह से जाता है, ठीक है, और फिर आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन की वजह से जाता है, और रिलैक्सेशन के बाद फिर से रैपिड फिलिंग वगैरह होगी, ठीक है। और ये वॉल्यूम का हो गया, ठीक है। उसके बाद एट्रियल का प्रेशर है ये, ठीक है। अब एट्रियल का प्रेशर में ना तीन चीज़ें हम ना पहले सीख। एट्रियल के प्रेशर का में ना तीन चीज़ें होती हैं, ए वेव, सी वेव और वी वेव। उसके अलावा एक्स डिसेंट और वाई डिसेंट। ए वेव किसकी वजह से बनती है, ये एट्रियल की कंट्रैक्शन की वजह से होती है। एट्रियल की कंट्रैक्शन में हमने एट्रियल सिस्टोल में पढ़ा था ना, तो उसके वक्त ये जो ना वो ना आएगी। ये एट्रियल सिस्टोल था, वेंट्रिकल में थोड़ा प्रेशर इंक्रीज़ हुआ था, तो एट्रिया में भी इंक्रीज़ होता है, वो ए वेव बनाता है, ये ठीक है, ऊपर वाला ब्लू वाला, ठीक है। उसके अलावा सी वेव क्या है, या सी वेव किसकी वजह से आता है, क्योंकि ए वी वॉल जब बंद होते हैं तो ना थोड़ा सा ब्लड जो ना बैक फ्लो करता है एट्रियम में, जिसकी वजह से एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाता है, तो सी वेव बन जाती है, ठीक है। तो सी वेव ये रहा, इसमें ए वी वेव्स बंद हो रहा है लेकिन थोड़ा सा बैक फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से एट्रियम का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। उसके अलावा होगा वी वेव। वी वेव किसकी वजह से होता है, जब वो ना ए वी वॉल्स बंद होते हैं लेकिन एट्रियम में ब्लड आ रहा होता है, रिजर्व होता है ना, एट्रियम में ब्लड आ रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा एक वक्त में आ जाएगा, तो जिसकी वजह से जो ना प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वी वेव बन जाएगी। तो वी वेव ये रही, ठीक है, ये वी वेव बन गई, ठीक है, ये थोड़ा सा इंक्रीज़ आएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया था ए वेव, सी वेव और वी वेव। अब सी के बाद जो ना यहाँ पर एक बनती है एक्स डिसेंट, ठीक है, एक्स डिसेंट, ठीक है। अब एक्स डिसेंट क्या होती है, एक्स डिसेंट होता है जब सी वेव किसकी वजह से बनती है कि ना बैक फ्लो ऑफ वॉल्स की वजह से जो ना वो एट्रियम में बैक फ्लो ब्लड होता है। अब वो जब ना वॉल्स बंद होते हैं ना, वो ब्लड जो ना वापस वेंट्रिकल में जाता है, और ब्लड जो ना जैसे ही वापस वेंट्रिकल में जाता है तो थोड़ा सा ब्लड ज़्यादा चला जाता है, जिसकी वजह से एट्रियम में से ब्लड जाता है ना, तो ना एट्रियम का प्रेशर डिक्रीज़ होता है, ठीक है, रैपिड डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से ये नीचे आ गया ये कर्व, जिसको बोलते हैं एक्स, ठीक है। अब एक एक्स डिसेंट हो गया। अब एक्स डिसेंट के बाद जो ना वी वेव बन रही थी। वी वेव किसकी वजह से बन रही थी, वी वेव बन रही थी उसकी वजह से जब एट्रियम में ना ब्लड आ रहा था रिजर्व होने के लिए, ठीक है, अब फिल हो रहा था एट्रियम, वी वेव तब बन रही थी। अब वी वेव के बाद ना एक और डिसेंट बनेगा, जिसको बोलते हैं वाई डिसेंट। वाई डिसेंट क्या होती है, जब ना वी उसमें ना एट्रियम में ब्लड भर जाएगा, जब एट्रियम में से ब्लड जो है ना वो निकलेगा,
जब एट्रियम में से ब्लड निकलेगा वेंट्रिकल में जाने के लिए तो ना एक प्रेशर डिक्रीज आएगा जिसको बोलेंगे वाई डिसेंट। तो एट्रियम में से ब्लड का निकलना वाई डिसेंट बनाता है। ठीक है, हो गई एट्रियल की ग्राफ भी पढ़ लिया, वेंट्रिकल का प्रेशर ग्राफ पढ़ लिया। अब आयोटा का ग्राफ पढ़ती हूँ। आयोटा का प्रेशर ग्राफ कैसे होता है कि ना प्रेशर जो है ना वो 120 से 80 में जाती है। अब 80 पे ना जो ना वो कौन सा वॉल्व खुलता है, जो सेमी ल्यूनार वॉल्व्स हैं वो खुलते हैं, जिसकी वजह से जो ना सेमी ल्यूनार वॉल्व्स के खुलने के बाद जो ना वेंट्रिकल आयोटा का प्रेशर इंक्रीज होता है ब्लड के आने की वजह से 120 mm आता है। फिर जब प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो वो सिर्फ 80 तक डिक्रीज़ होता है, उसके बाद डिक्रीज़ नहीं होता। उसके बाद जो ना वो सीधा चला जाता है। ठीक है, फिर से 120 की तरफ। ठीक है, अब ये जो ना मैंने बता दिया कि ना 80 से 120 जाएगी, 120 से 80 जाएगी, लेकिन 80 से जो ना समटाइम्स या ये नॉर्मल है कि ना ये ना प्रेशर जो ना वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, अब प्रेशर जो है ना वो ना ठीक है, अब ये आयोटिक नॉच क्या होगा। आयोटिक नॉच ये होगा कि ना 80 mm समटाइम्स ना 80 mm से जो ना वो नीचे जो ना प्रेशर चला जाता है। ठीक है, आयोटा का वो क्यों जाता है, जब सेमी लूनर वॉल्स बंद होते हैं, जो ना सेमी लूनर वॉल्स के बंद होने की वजह से थोड़ा सा बैकवर्ड फ्लो होता है आयोटा से वेंट्रिकल की तरफ, जिसकी वजह से आयोटा का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। लेकिन वो फिर से 80 की तरफ रिस्टोर होता है, क्योंकि जब वो बैकवर्ड फ्लो होता है तो ना फिर से जब वॉल्व बंद होता है तो ना वो ना वॉल्व के बंद होने से पहले ही बैकवर्ड फ्लो होता है। जैसे वॉल्व बंद होता है तो वापस ब्लड आ जाता है और फिर से 80 mm ना रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों। अब पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्लड एट डिफरेंट लेवल्स। पहले क्या पढ़ेंगे, वेंट्रिकल बिफोर सिस्टोल या एंड ऑफ डायस्टोल से। ठीक है, बिफोर सिस्टोल या एंड ऑफ डायस्टोल में वॉल्यूम कितना ब्लड का होगा 120 ml, या ये मैंने पढ़ा था ना 120/80, तो यही होगा कि 120 ml। और आफ्टर सिस्टोल या बिफोर स्टार्ट ऑफ डायस्टोल वॉल्यूम ऑफ सिस्टोल या बिफोर स्टार्ट ऑफ डायस्टोल जो ना कितना वॉल्यूम होगा 50 to 60, ठीक है, मिलीलीटर। मतलब ये आफ्टर सिस्टोल मतलब जब इंजेक्शन हो जाएगा तो वेंट्रिकल का जो ना कंट्रैक्शन हो जाएगी, तो जितना बचा हुआ होगा वो 50 to 60 है, लेकिन जितना इंजेक्ट करना पड़ेगा वो है 110 to 120, तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे कंडक्टिव पाथवे एंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो ना नर्व इम्पल्स जनरेट किस में होती है, ऐसे नोड में होती है, वो आगे पढ़ूंगी कि क्यों। ऐसे नोड के बाद जो ना एवी नोड के पास जाती है। ठीक है, एवी नोड के जाने के बाद कितने टाइम में जाती है 0.03 सेकेंड, 0.3 सेकेंड में जाती है। फिर एवी नोड से बंडल ऑफ किस में जाती है 0.3 सेकेंड के बाद 0.12 सेकेंड में। पहले जो ना वो याद करूँगी कि ना वो ना इम्पल्स जाती कैसे, ऐसे नोड से एवी नोड जाती है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में जाती है, बंडल ऑफ हिस से राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में जाती है, फिर पल्जी फाइबर्स, फिर मसल फाइबर्स। ठीक है, अब ये याद करूँगी कि ना इनमें डिफरेंस कितना होता है। पहला जो ना ऐसे नोड से एवी नोड जब जाता है तो ना वो 0.03 सेकेंड के डिफरेंस से जाता है। एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में जाता है 0.09 के डिफरेंस में, और फिर बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस 0.04 डिफरेंस से। ठीक है, और फिर 0.03 डिफरेंस से, और फिर मसल में 0.03 सेकेंड में। यहाँ पर बात करने की बात है कि ना ऐसे नोड से एवी नोड जो ना इतना ज़्यादा टाइम डिफरेंस क्यों है, क्योंकि एवी नोड में जो ना कम गैप जंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में जो है इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि इसमें एवी नोड में कम गैप जंक्शंस होती हैं, तो उससे जो ना और ज़्यादा सेल्स होते हैं, तो वहाँ से जो है ना वो ना बंडल ऑफ हिस में जो है ना टाइम लगता है। ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस भी है कि ना जब एट्रिया कंट्रैक्ट हो जाए, जो कि एवी नोड से पहले एट्रिया कंट्रैक्ट होता है, तो एट्रिया कंट्रैक्ट हो जाए और एवी नोड वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट करवाता है, तो ना वेंट्रिकल्स बाद में कंट्रैक्ट हो, ताकि एट्रिया की कंट्रैक्शन और वेंट्रिकल कंट्रैक्शन जो ना साथ ना हो जाए। ठीक है, तो इसका ये सिग्निफिकेंस है। अब हम जब टाइम करेंगे तो ये 0.03 सेकेंड ऐसे नोड से एवी नोड में आया, सेकेंड टाइम में आ गया। अब उसमें ना डिफरेंस ऐड करेंगे, 0.09 ऐड करेंगे तो 0.12 हो गया, 0.04 ऐड करेंगे तो 0.16 हो गया, ये ऐड करेंगे तो ये हो गया, और 0.03 सेकेंड ऐड करेंगे तो ये हो गया। अब वेंट्रिकल मसल फाइबर तक परकंजी फाइबर ना वेंट्रिकल फाइबर तक लेकर जाते हैं, इसमें इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि मसल फाइबर्स क्या करते हैं, ये रोलिंग में होते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। परकंजी फाइबर होते हैं तो सब साथ ही होते हैं मसल के। ठीक है, यहाँ पर मसल साथ होते हैं, लेकिन उनको टाइम लगता है क्योंकि मसल फाइबर्स रोल में होते हैं और वहाँ तक अंदर तक जाने में टाइम लगता है। ठीक है, अब नर्व इम्पल्स तो जाएगी इस पाथवे के थ्रू, लेकिन इसमें जो है ना वो ना इनकी स्पीड क्या होगी
टाइम तो पढ़ लिया, स्पीड क्या होगी, तो ना 2 स्पीड याद करना ज़रूरी है। ए वी नोट की सबसे कम स्पीड होगी क्योंकि गैप जंक्शन वगैरह कम है, 0.0 मीटर पर सेकेंड होगी। और परकंजी फाइबर्स की सबसे ज़्यादा स्पीड होगी क्योंकि ज़्यादा गैप जंक्शन होते हैं, 1.5 to 4 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो सकती है। ठीक है, पेस मेकर क्या होता है, पेस मेकर वो जो ना वो ना पेस मेकर उस जो ना वो ना चीज़ को बोलते हैं जिसकी जो है ना वो सबसे ज़्यादा फास्ट रेट से जो ना वो ना डिपोलराइज कर सके। ठीक है, उसको जो ना सब पेस मेकर बोलते हैं, सबसे ज़्यादा फास्ट रेट पे डिपोलराइज कर सके, क्योंकि ये सबसे पहले डिपोलराइज करेगा तो बाकी की डिपोलराइजेशन पावर जो है ना वो ना ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, या ख़त्म नहीं होगी, वो उसको जो है ना उससे पहले जो है ना ये कर देगा। तो इसकी डेफिनेशन ऑफ पेस मेकर इज द वन विद द फास्टेस्ट रेट बिकॉज इट डिपोलराइज ऑल अदर जनरेटिंग कंपोनेंट बिफोर देयर ओन जनरेशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, अब हार्ट फाइबर्स दैट, अब ये हार्ट फाइबर जो कि जो है ना वो ना एक्साइटेशन पावर रखते हैं, ऐसे नोड भी रखता है, ए वी नोड भी रखता है, बंडल ऑफ बंडल ब्रांच परकंजी फाइबर्स। लेकिन ऐसे नोड की सबसे ज़्यादा ये जो ना वो ना एक्साइट कर सकता है सबसे ज़्यादा 60 to 100 बीट्स पर मिनट, इस वजह से इसको नेचुरल पेस मेकर बोलते हैं। ठीक है, अब जो ना ऐसे नोड जो है ना वो ना ऐसे नोड ए वी नोड की भी याद कर सकते हैं, 40 to 60 बीट्स पर मिनट होती हैं। और परकंजी फाइबर्स की याद रखो 15 to 40 बीट्स पर मिनट होती हैं। ठीक है, अब नॉर्मल पेस मेकर क्या होता है, जिसको एक्टॉपिक पेस मेकर भी बोलते हैं, कि अगर ऐसे नोड जो है फंक्शन ना करे जो कि नेचुरल पेस मेकर है, तो कोई और कंपोनेंट जो ना पेस मेकर का काम करे उसे एबनॉर्मल पेस मेकर बोलते हैं दूसरे कंपोनेंट को। अब ऐसे नोड कौन सी कंडीशंस में काम नहीं करेगा, अब दूसरा जो ना कोई जो ना वो ना पार्ट जो ना कब एक्टॉपिक पेस मेकर कब बनेगा, जब ऐसे नोड काम करना बंद कर दे। ठीक है, दूसरी रीज़न है जब कोई पार्ट की जो ना इम्पल्स जनरेशन रेट ज़्यादा हो जाए ऐसे नोड से। ठीक है, तीसरा क्या है कि बीच में कोई ब्लॉक आ जाए कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स ऑफ एनी पार्ट, जैसे कि ऐसे नोड जो ना वो ना इम्पल्स जनरेट कर ले, लेकिन एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, क्योंकि एट्रिया में ऐसे नोड होता है, ठीक है, और ये वेंट्रिकल है फॉर एग्जांपल, तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ऐसे यहाँ पर जो ना कंडक्शन पाथवे में ब्लॉक आ गया, तो यहाँ से ना ऐसे नोड जो ना सप्लाई करेगा, लेकिन ये वेंट्रिकल तक ना ही पहुँच पाएगा, तो एट्रिया जो ना यहाँ तक आएगा, लेकिन ये जो ना डिपोलराइजेशन ये पास जो ना वो ऐसे नोड की वजह से होगी, और यहाँ से कुछ और जो ना जैसे ए वी नोड है फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर एट्रिया में मौजूद है, तो ए वी नोड जो ना वो ना एज अ पेस मेकर एक्टॉपिक पेस मेकर का काम करेगा और इस वेंट्रिकल को डिपोलराइज करेगा, तो कंडक्शन ऑफ ब्लॉक ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स ऑफ एनी पार्ट। ठीक है, अब इसके अलावा स्ट्रोक एडम सिंड्रोम है कि अगर ऐसे नोड जो ना काम करना बंद करता है तो ए वी नोड काम करना स्टार्ट करता है, लेकिन ए वी नोड को काम करने में ना 5 to 20 सेकेंड लगते हैं, उसके वक्त में ना जो ना ब्रेन तक इम्पल्सेस नहीं जा पाती। ठीक है, अब ब्रेन तक को क्या होता है कि ना ब्रेन को डायरेक्ट ब्रेन ग्लूकोज स्टोर नहीं करता, ब्रेन को जो ना वो ना एक्टिव सप्लाई ग्लूकोज की चाहिए होती है और एनर्जी की चाहिए होती है टू फंक्शन, तो उस वक्त में ना ब्रेन ना फेंट करना, वो ना इंसान फेंट करना शुरू होता है बिकॉज ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, तो थोड़ी देर तक बेहोश हो जाता है इंसान को, इसको बोलते हैं स्ट्रोक एडम